चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ठीक है, देखो इन दोनों टॉपिक का लेने की वजह क्या है, ये दोनों काफी हद तक कोरिलेट हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो बताओ क्या होता है अर्थक्वेक? कौन सी प्लेट? हमेशा ऐसे नहीं बोलना, प्लेट बोलना हमेशा बोलना है लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी अब ऐसे तो चाय वाली प्लेट भी हो जाएगी ना। ठीक है, हमेशा ध्यान, एग्जाम में शब्दों का बड़ा महत्व है। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वो शब्द बड़े मैटर, क्योंकि जो लेखनी होती है, जो राइटिंग होती है, वो आपकी जिस एग्जाम को जा रहे हैं उस एग्जाम को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो है तो हाँ बोलो, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलोगे। उसको नहीं, आप पढ़ के आए हो? आप तो एक दिन छोड़ छोड़ के आते हो ना। ध्यान रखो, मतलब अगर आ रहे हो यहाँ पे तो रेगुलर आओ। देखो रेगुलर आने का फायदा ये मिलता है ना, चीजें मैं ज्योग्राफी एक फिजिक्स की तरह है, कोरिलेट है। जैसे आप लोग कंटिन्यू क्लास करो, देखो पिछले टॉपिक से नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखो होता क्या है, हम जहां पे खड़े हैं वो क्या है, एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। बड़ा अजीब लगा, लिथोस्फेरिक क्या होती है, तो पहले हम लिथोस्फेयर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइक का अर्थ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपने देखा हमने इस पार्ट को निकाल लिया फिलहाल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, इस पार्ट में देखेंगे ये हमारी अर्थ की 3 लेयर हैं। एक हो गई हमारी क्रस्ट यानी भूपर्पटी, दूसरी हो गई मेंटल, तीसरी हो गई कोर। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जो हमारी को बताएगा इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट या स्थल मंडल कौन सा है? क्रस्ट को स्थल मंडल बोलते हैं, क्रस्ट को स्थल मंडल बोलते हैं। चलो कोई नहीं, अब देखो ध्यान से, जो हमारी लिथोस्फेयर हो गई, अब देखो ये हमारी पूरी क्या हो गई, भूपर्पटी हो गई। तो इसमें क्या होता है, भूपर्पटी यानी क्रस्ट, और ये क्या है, ये है मेंटल का अपर पार्ट है। बहुत ध्यान समझना इस चीज को। ठीक है, यानी क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट यानी अपर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल। तो ध्यान रखेंगे, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर, यानी हिंदी में बोलेंगे स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल हो गया। अब इसके नीचे देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया मेंटल यानी मैग्मा जो खौल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लोअर वाला पार्ट है इसे बोलेंगे हम लोग एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, ध्यान रखना, ये जो स्थनोस्फेयर है ये क्या है, ये लिक्विड स्टेज है। ठीक है, और स्थल मंडल क्या है, क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट है, इसे बोलेंगे आपका लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। अब ये कुछ ऐसा इमेज कीजिए जैसे आप एक नाव पे बैठे हैं, नाव नदी में चल रही है। ठीक है, और नाव के अंदर नीचे क्या पानी है, तो पानी आपका हो गया एस्थेनोस्फीयर यानी लिक्विड स्टेज। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेज।
ठीक है, तरल अवस्था, और ये हो जाएगा ठोस। तो इसके ऊपर तैर रहा है, लेकिन तैर क्यों रहा है, इसकी वजह होनी चाहिए। जैसे नाव पानी पे क्यों तैर रही है, क्योंकि नाव को इतना खोखला बनाया गया है कि उसका घनत्व कम हो जाए, इसीलिए जितने बड़े जहाज होते हैं उतने ही वो गहरे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है, हमेशा जैसे आप नदी में तैरो या तैरना ना तो गिर जाओ तो डूब सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी की डेंसिटी ठोस है, डेंसिटी ज्यादा है और पानी की कम है। जिसकी ज्यादा होती है वो डूब जाता है और जिसकी कम होती है वो तैरता है, ठीक है। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे आपने नाम सुना होगा डेड सी का, नाम सुना किसी ने, कहां पर है, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। निकालो एटलस, आप साथ बैठिए किसी के, इसको निकालो एशिया। एशिया में एक पार्ट होगा मध्य एशिया, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। जब कॉन्टिनेंट तो एशिया से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। हाँ, अब मुझे दिखा दो, बस वही वाला पेज खोल लो, वो खुल गया है, वही लो, आगे चलो आप। कौन सा पेज, पेज बताओ, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, 77। हाँ 77 खोलो, यहां पर देखो इसके, अब मैं निकाल लेता हूं एटलस, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। ये देखो यहां पे देखो दिखाई पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो इस जगह, मिलेगा आपको डेड सी, मिल गया, मिला। पहले तो आप लोगों को मैप पकड़ना नहीं आता, कितनी बार बोला है, ये तो वही बात है, टीवी में उल्टा दिखा तो उल्टा खड़े हो जाओगे देखने के लिए, नहीं, सीधा करना पड़ेगा ना उसे। जब ये एशिया ऐसे दिखाई पड़ा, ऐसे देखो, ऐसे कैसे ढूंढ पाओगे, मैंने ऐसे पकड़ा है ना आपके सामने, तो मुझे ही देख लो कम से कम, ठीक है। तो यहां देखो इस जगह, ये कोने पे, यहां हल्का दिखाई पड़ेगा डेड सी, ध्यान से देखो, मिला आपको, मैंने कहा इधर बैठ जाइए साथ में, कोई दिक्कत है, अगर पढ़ने ही आए हो, 2.5 घंटा समय दे ही रहे हो, तो कम से कम भले ही कल आना, या मतलब वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी समय दो ना, अगर यहाँ समय दे रहे हो तो वो ईमानदारी बरतिए जो आपको सीखना है, क्योंकि 2.5 घंटा अपना देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेड सी। अब रुको यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या, डेड सी में होता क्या, बहुत ध्यान से अब समझो। डेड सी में, चलो यहाँ देखो, यहाँ बनाता हूँ, वो काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई नहीं, यहाँ देखो, चलो यहाँ आ जाओ। देखो इस जगह कहीं पड़ता है आपका डेड सी, ठीक है। ये कहां पर है, ये दो कंट्री हैं, इजराइल और जॉर्डन, वेस्ट एरिया पूरा रीजन हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, जनरली पानी के अंदर क्या होता है, पानी का घनत्व कम होता है, इंसान का ज्यादा, वो डूब सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर नमक की मात्रा कितनी है, 1 लीटर पानी में लगभग 320 ग्राम नमक है, ठीक है। देखो नमक का सिंबल हमेशा ये होता है, अगर पानी में नमक, ये पढ़ाऊंगा मैं ओशनोग्राफी में, अगर सिंपल ऐसे 2 डॉट लगाते हो तो ये होता है परसेंटेज से सिंबल, ये आप जानते हो। लेकिन जब डबल जीरो दिखाई पड़े तो मान लीजिएगा ये सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पानी में क्या होता है, 1 लीटर पानी में लगभग 320 ग्राम नमक है। इससे क्या हुआ, इस पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, बहुत बढ़ गई, हाई हो गई, ठीक है। इससे क्या हो गया, इंसान का शरीर यहां पानी में डूबता नहीं है, तैरता है, जैसे नाव तैरती है, यानी फ्लोट करता है। कहने का सेंस क्या है, यहां पे वापस आते हैं उस पेज पे हम लोग। यहां कहने का सेंस क्या है, ये जो लिक्विड पार्ट है
इसकी डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। डेंसिटी कितना है अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, क्या था 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था आप लोग का। और क्रस्ट की कितनी थी 2.7 के आसपास ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी अब ये श्योर हो गया, ये हल्का है तो ये तैरेगा, ये भारी है इसके ऊपर तैरेगा। अब ये होता क्या है, हम तैर रहे हैं, अब ये जो हो गई इसी बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ये अलग अलग प्लेटें हैं, अलग अलग हैं, किसी की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट या अभिसरण सीमा। कुछ होती हैं एक दूसरे के दूर जाती हैं, इन्हें बोलते हैं डायवर्जेंट यानी अपसरण सीमा। ठीक है, तो एक होती है आपकी प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या हिंदी में बोलते हैं संरक्षित सीमा। तो जब प्लेटें एक दूसरे, जैसे नाव चल रही है पानी में, अब दो नाव टकरा गई तो नाव पे आप बैठे हो तो नाव हिलेगी तो आप भी हिलोगे। ऐसे ही अर्थक्वेक में क्या होता है, जब हम इस प्लेट पे, हमारे घर मकान दुकान ऑफिस सब इसी पे है, तो जब ये हिलेगी तो हम भी हिलेंगे। और इससे हिलने का मूवमेंट अलग अलग होता है, कहीं प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराती हैं, कहीं एक दूसरे दूर जाती हैं। अब उनका रीजन क्या है कि कहीं जहां सामने टकराएंगी वहां ज्यादा दिक्कत होगी। अब दो कारें आमने सामने टकराएंगी तो ज्यादा नुकसान होगा, और एक दूसरे दूर जाएंगी तो कम नुकसान होगा। ठीक है, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, ध्यान देना यहां कॉन्सेप्ट है, हमेशा एग्जाम्पल पे फॉलो करो, एग्जाम्पल आपकी बहुत सी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। जैसे दो कार रेस लगा रही है, दोनों टकरा चल रही है, ऐसे घर्षण खा रही है, किसी को चोट लगी नहीं, लेकिन घर्षण से ऊर्जा अधिक निकलेगी। तो जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ना नुकसान ना कुछ, लेकिन ऊर्जा बहुत अधिक निकलती है। जैसे ठंडी हो लगती है, आप हाथ रगड़ते हो ऐसे करके, गर्म हो जाता है, तो वही चीज है। तो यहां एनर्जी अधिक निकल रही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्लेट्स किसे कहते हैं। ये हो गया हमारा है? हाँ, लेकिन जब हल्के भूकंप यहां भी आएंगे, जब पूरी धरती ही हिलेगी, ये कोई प्लेट तो है नहीं, पूरी धरती है तो वो हिलेगा, लेकिन जहां टक्कर होगी वह ज्यादा नुकसान होगा। तो ये समझ गया आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब मान लो कहीं अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक की जहां से शुरुआत होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस या केंद्र। और इसके वर्टिकल जो पॉइंट होता है उसे बोलते हम ईपी सेंटर या बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो आप बताना हमने कुछ पॉइंट मान लिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी ई। तो जब अर्थक्वेक आएगा उस समय सबसे ज्यादा विनाश किस पॉइंट पे होगा? कहीं पढ़ा ऐसा कि तुक्का लगा रहे हो? चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने कुछ भूकंपों जो रिसेंट में आए होंगे, चाहे वो नेपाल में आया हो, चाहे सीरिया में आया हो, चाहे टर्की में आया हो, तो आपने देखा होगा हमेशा ये कहते हैं, अक्सर ध्यान दिया होगा, जहां भी अगर आपने न्यूज सुनी है उस बीच की, तो एक चीज नोटिस किया होगा कि भूकंप का केंद्र जहां पर नुकसान होता है, भूकंप का केंद्र यहां से 165 किलोमीटर दूर था। अक्सर बोलते हैं भूकंप का केंद्र यहां से 35 किलोमीटर दूर था। अब मैं भुज का एग्जाम्पल लेता हूं, अपने इंडिया का। भुज में जब भूकंप आया था
तो नुकसान भुज में सबसे अधिक हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका सेंटर भुज से 35 किलोमीटर दूर था। नेपाल में जब आया तो नेपाल में जो सेंटर था काठमांडू में नुकसान हुआ था, काठमांडू से लगभग 165 किलोमीटर दूर था, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखेंगे जो ईपी सेंटर होता है, ईपी सेंटर होता है, यहां पे सबसे पहले ऊर्जा महसूस की जाती है, एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे आती है, ईपी सेंटर पे। लेकिन नुकसान कहां पे होगा, इसके नियरेस्ट पॉइंट पे, चाहे ये बी हो चाहे वो सी हो। अगर बहुत पास करना है तो हम इसे सी डैश कर सकते हैं, इसे हम लोग बी डैश कर सकते हैं। ये हो गए हमारे सबसे नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और जो फोकस होता है इसी को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर भी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया। अभी लिखना होगा मत, अभी समझो, ठीक है। अब आते हैं भूकंप आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखो, अर्थक्वेक के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक कारण, एक होता है मैन मेड, ठीक है, या मानव निर्मित कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारणों में क्या होगा बताइए, प्राकृतिक कारणों क्या क्या हो सकता है। हाँ, और बताइए। क्या होती है, पत, आप मैन मेड में हो जाएगा वो, मेट्रॉइड्स गिरने पे भूकंप आएगा। वो आ सकते, चलो मान लिया, वो एक माइनर फैक्टर है, मान सकते। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वॉल्केनो, वॉल्केनोस हो गए यानी ज्वालामुखी। दूसरा क्या हो गया, प्लेट मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। अब प्लेट मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने उधर समझाया था। एक प्लेटें हो गई एक दूसरे के सामने आ रही हैं, इन्हें बोलेंगे हम लोग सॉरी कन्वर्जेंट यानी अभिसरण। जब प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराती हैं तो ये ज्यादा विनाशकारी होती हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किन प्लेटों के सहारे आते हैं, तो हमेशा करेंगे आप लोग कन्वर्जेंट करेंगे, ठीक है। और कन्वर्जेंट प्लेट का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे कभी, तो आप क्या करेंगे, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला देखते हैं, एक होता है डाइवर्जेंट, इसे बोलते हैं अपसरण। अपसरण में प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं और यहां पर हल्के भूकंप आते हैं। इसका कोई एग्जांपल अटलांटिक, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी आप वो वाला पेज निकाल लो एटलस में जो कल निकाला था मैंने, हैजार्डियस वाला, याद आ रहा है, 120-25 के आसपास होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पे अटलांटिक, अटलांटिक
ठीक है। एक हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, संरक्षी हो जाएगा, यहां पे सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अगला फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, मैं इसी का अगला पार्ट यहां कर दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। ये मैं डाल दे रहा हूं नंबर 1, नंबर 2, यहां नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, फोल्डिंग फॉल्टिंग, यानी इसको बोलेंगे वलन। वलन क्या होते हैं, जब चट्टानों में या स्थलाकृति में बैंड पड़ते हैं, मुड़ते हैं, तो कंपन होता है। ठीक है। इससे भी भूकंप आते हैं। चौथा होता है आपका फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होता है, जब ये प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, याद आ रहा है आपको, तनाव बल, जब कोई चीज खींचोगे तो दबाव पड़ेगा। डाइवर्जिंग, यहां प्लेटों की बात हो रही है, यहां जमीन के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है। एक बार चीजें वही हैं, लेकिन यहां पे जमीन के अंदर दरार पड़ रही है। अब दरार पड़ेगी तो आप उस पर खड़े तो आप भी हिलोगे। जैसे कोई कई बार लोग रोड पे चलते हैं, अचानक जमीन बैठ जाती है, होता है ना अक्सर, वैसे मान लो। पांचवा हो जाएगा यहां पर लैंडस्लाइड, इसे बोलेंगे भूस्खलन। आपने देखा होगा पहाड़ों पे क्या होता है, कल समझाया था मैंने लैंडस्लाइड के बारे में, कि क्या होता है, यहां पे कोई पेड़ उग गया, पेड़ की जड़ें अंदर चली गई और किसी जानवर ने बिल बना दिया, तो ये पानी इसके अंदर जाएगा और ऊपर वाली परत को गीला कर देगा और नीचे वाली परत सूखी रहेगी और ये पूरी चट्टान खिसक कर यहां पे चली आएगी। इस घटना को बोलेंगे हम लोग क्या, लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन। ये क्या हो गए, भूकंप के प्राकृतिक कारण हो गए। ठीक है। अब भूकंप के मानव निर्मित कारणों में क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। सोचिए, आ सकता है एग्जाम्पल पे भी, या चलो एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन तो मेंस में लिखने के लिए आएंगे आपको। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बात होगी न्यूक्लियर टेस्ट, यानी परमाणु परीक्षण। ठीक है। अब देखोगे, अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल दूं, 6-7 महीने हो रहे होंगे, अमेरिका ने 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्ट किया। ये क्या होता है, लड़ाकू युद्ध पोत जो जहाज होते हैं समुद्र चलते हैं उसके। वो इसलिए किया कि मान लो किसी देश से हमारी लड़ाई हो जाए तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास होने चाहिए कि उसके आसपास परमाणु बम का अटैक भी हो समुद्र के अंदर तो उस पर कोई कंपन ना हो, जैसे नाव पे हिल जाते उस पर हिले ना। तो वो बनाया उन्होंने, समुद्र में खड़ा किया, उसके आसपास न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये टेस्ट होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है। ठीक है। बड़े बड़े पोखरण देखो, धरती कंपन करने लगती है कई बार। ठीक है। कई बार इससे क्या होता है, जमीन कमजोर हो जाती है, उस समय तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले कुछ सालों में जमीनें बैठ जाती हैं। ठीक है। अगला कारण क्या आ जाएगा इसमें, बिग डैम। बिग डैम्स यानी बड़े बांध। अब कोई बड़ा बांध हो गया, बहुत ध्यान समझना, ये कोई बांध हो गया, इस बांध में लाखों लीटर पानी स्टोर है। ठीक है। अब जाहिर से पानी में क्या बल होता है, कभी बाढ़ में देखिए पुल के पुल बह जाते हैं, आपने उत्तराखंड में देखा होगा कितने बिना पानी में कितनी पावर होती है। तो ये पानी को आप गड्ढा करके रखोगे काफी बड़ा, और पानी में तो दबाव डालेगा ना। जैसे आप इसका एग्जांपल लो, बहुत सिंपल एग्जांपल, एक पॉलिथीन लो, पॉलिथीन 5 लीटर की है, बहुत ध्यान देना, 5 लीटर पॉलिथीन है, उसमें 5 लीटर ही पानी भर दो और ले कितना भारी हो जाता है, लगता है अब फटी तब फटी, होता है ना ऐसा।
बस ऐसी धरती होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पानी आपने भर दिया तो एक समय धीरे धीरे क्या होगा, पानी रुक, पानी पॉलिथीन तो है नहीं, पन्नी, ये धीरे धीरे पानी रिसेगा, इसकी जड़ों को और कमजोर करेगा, यहां तक जाएगा, देखो यहां तक जाएगा, फिर और जाएगा, और जाएगा, धीरे धीरे एरिया अंदर ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा इधर से हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो पूरा पानी फैल जाएगा। टिहरी डैम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब से टिहरी डैम बना है उत्तराखंड में, तब से वहां भूकंप की बारंबारता बढ़ गई है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। ये आपने देखा होगा, जोशीमठ में मकान जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ जाना, ठीक है, अभी रामबंध में बांध कर वो डैम का टूट जाना, जो कितने लोग हैं, अभी ये सुरंगें बन रही, उनका नुकसान देख लो, ये सारे कई सारे हैं। ठीक है, इसमें हम अब देखो, इसमें नई चीज जोड़ सकते हो क्या, टनल्स, टनल या सुरंग, सुरंग हो गई आपकी। अब बड़े डैमों में भारत का चताओ, भारत का सबसे बड़ा जो ऊंचा डैम इस समय है कौन सा है, टिहरी। टिहरी कहां पे है, उत्तराखंड में है, और भागीरथी भिलंगना पर है। ठीक है, ऐसे ही चाइना ने एक डैम बनाया है, भाखड़ा है पंजाब हिमाचल में। देखो उसमें होता क्या है, तीन तरह की चीज है। भाखड़ा भारत का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब बड़ा का मतलब क्या होता है, बड़ा होगा तब, लार्जर होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, जब लंबाई गुणे चौड़ाई जुड़ा के जुड़ी जाती है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा भाखड़ा, जो किस नदी पे है, सतलज पे है। अगर सबसे ऊंचा पूछेगा, ऊंचे की बात केवल लंबाई की हो रही है, हो सकता है आपकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपके बगल में व्यक्ति बैठा आपसे छोटा हो लेकिन उसका वेट ज्यादा हो, ये होता है। तो जहां पे लंबाई की बात होती है, केवल लंबाई की, तो टिहरी सबसे ऊंचा है। लेकिन सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा है हीराकुड। ये कहां पे, उड़ीसा में है। लगभग ये 25 किलोमीटर लंबा बांध है। सोचो, एक टाइम में दुनिया में सबसे लंबा बांध था ये, लेकिन इस समय बन गया है, एक चाइना का बांध है। चाइना में उस बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस थ्री गॉर्जियस डैम्स। ये आज की डेट में, और ये किस नदी पर है, ये नदी का नाम है यांग टीजी। निकालो, तो वो निकालो एशिया वाला पार्ट, यांग टीजी रिवर। कोई बता सकता है यांग टीजी रिवर क्यों पॉपुलर है? चलो मैं आपको 4 नदियों का एग्जांपल देता हूं वर्ल्ड में, बहुत ध्यान सुनना। इन 4 नदियों को लंबाई के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नदियों का नाम है अमेज़न, ठीक है, कॉन्गो, लिख लो, शायद सुन के इतना याद ना रहे, ठीक है, कॉन्गो, अमेज़न, यांगटीजी और मैकोंग। मैकोंग, अरेंज करो, कर पाओगे इसको? बस मैंने नील हटा दिया इसमें, नील ले दूं? चलो नील लिख लो ऊपर, करो अरेंज, नील भी लिख लो, चलो करो अरेंज, थोड़ा आसान कर दिया, चलो करो। फंस गया ना? चीजें बहुत टफ नहीं है, लेकिन तरीका नहीं पता, क्योंकि हमने केवल नील याद कर रखा है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन से पूछता हूं अभी मैं, अगर मैं पूछूं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है वाटर फ्लो के आधार पे, है? देखा, एक शब्द से फंस गया ना, ऐसे एग्जाम फंसा, एक शब्द ही फंसाता है। नहीं, अमेज़न है वाटर, नील में पानी ही बहुत कम है ना, वो लंबी केवल है, वो मरुस्थल जाती है ना।
अब इन चारों में देखो मैंने क्या नाम दिए थे अभी आपको, नाइल, अमेजोन, कॉन्गो और मैकोंग। देखो अब मैं इधर ऑर्डर अरेंज करता हूं, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, पहले पे नाइल हो जाएगा, लंबाई का रहा हूं, सेकंड पे अमेजोन हो जाएगा, थर्ड पे यांगटीजी। कितने लोग पता था ये कि यांगटीजी थर्ड पे है? इसलिए मैंने पूछा, इसलिए यहाँ पूछा मैंने, पूछने वजह थी मेरे पास। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरे नंबर की है। नील अमेजोन तो याद था, क्या थर्ड याद था? और ये क्वेश्चन आता तो गलत करके आते। अब चौथे पे आएगी यहाँ पे कॉन्गो, पांच पे आएगी मैकोंग। क्या इनकी लोकेशन पता है आप लोगों को कहां कहां है? नाइल देखो बहती है अफ्रीका में, अमेजोन साउथ अमेरिका में, कॉन्गो ये भी अफ्रीका में, यांगटीजी चाइना में, मैकोंग बहती है कंबोडिया वियतनाम के बीच, ठीक है, ये नदी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, सबसे बड़े डैम जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पानी को इतना स्टोर कर सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी पर असर डालते हैं, इससे भूकंप आ सकते हैं। अगला हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रवेधन, ठीक है। अब बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर जमीन को खोदा जा रहा है, सुरंग बनाए जा रहे हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट देख लीजिए, ठीक है। अभी उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बड़े बड़े सुरंग बनाए जा रहे हैं, अटल टनल्स, कई से टनल्स हैं। तो इन टनल से कई बार क्या होता है, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और लंबे समय वो भरभरा के नीचे बैठ जाती हैं, इससे पूरे एरिया में भूकंप जैसी घटनाएं आ सकती हैं। ये हो गए मानव निर्मित कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी लिखना मत, मैं दिखाऊंगा अभी। वाटर में से मैं ओशन की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समुद्र के अंदर पानी का प्रेशर अलग होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, पानी का प्रेशर अलग होता है और लैंड पर अलग होता है। तो पानी पे जो दबाव होता है, ठीक है, पानी पे जो दबाव होता है समुद्र के अंदर ज्यादा होता है, तो उस पर क्या होता है, मेट्रो के टनल टूट ना जाए उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसलिए होता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं जमीन पे, जैसे सुरंग खोदी गई तो उसमें दबाव पड़ा उस पर, ठीक है, तो ये वजह होती है। ये लड़का पढ़ने वाला नहीं था, मुझे पता, ये समझ नहीं आया था, मैं ये क्लास वॉच कर रहा था केवल, वो समझ गया था इसलिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ठीक है, वो ऐसे बहुत से लोग आगे आएंगे, ठीक है, वो क्लास वॉच करने आते हैं, ठीक है। जैसे रूम कई बच्चे आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कई बच्चे को ले गए यहाँ पे, ठीक है, होता है वो देखता है कि ये कोचिंग नहीं कैसे कर रही है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे टीचर इनके वहाँ है, ये इसलिए जानू क्या था, मैंने कहा यहाँ बैठो देखो, वो बार वहां देख रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ मतलब, क्योंकि जब क्लास में तो यहाँ ध्यान दो, 2.5 घंटे आप आ रहे हो, मुझे पता 2.5 घंटे नहीं बैठेगा वो, देखो जानता ना, ठीक है। तो हो गया ये, तो ये हो गया आपका मानव निर्मित कारण, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं भूकंप के आने के लिए कई तरंगे जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भूकंपीय तरंगे, याद आ रही सबको, ठीक है। सिस्मिक वेव, ठीक है, भूल गए इतनी जल्दी भूल जाओगे, कैसे काम चलेगा। बॉडी वेव, इसे बोलेंगे हम भूगर्भिक, इसमें हो जाएंगी 2 तरंगे, एक हो जाएंगी पी वेव
जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी वेव। इनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मूवमेंट कर सकती हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। यानी अनुदैर्ध्य होती हैं। वहीं एस वेव क्या होती हैं? एस वेव को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव। ठीक है, या इसे बोलते हम लोग द्वितीयक तरंगे। इनकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये केवल सॉलिड में जा सकती हैं, लिक्विड में नहीं जाती। बताया था मैंने आप लोग को। ठीक है, अगला होता है सरफेस वेव। ये सतही तरंगे। इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा एल वेव, जिसे हम लोग लव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि लव नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी जो चलने की दिशा होती है वो मियांड्रिंग करते, जैसे सांप चलता है ना, मियांड्रिंग। ठीक है, एक होती है आपकी आर वेव, जिसे रेलिक वेव भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड और ये रोलिंग करते हुए चलती है, इसलिए इसको रोलिंग वेव कहते हैं। ठीक है, और भूकंप आने में सबसे ज्यादा नुकसान आज की डेट में आर वेव का ही होता है। देखो इसकी वजह क्या होती है। देखो, ये हो गई पी वेव, ये हो गई एस वेव, ये हो गई एल वेव, ये हो गई आर वेव। यानी अगर देखा जाए, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान दे रहो, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन ऐसे दे रहे हो। भूकंप मकान ऐसे हिलते हैं, भूकंप आने में मकान ऐसे हिलते हैं ना, तो जिसकी ये पेंडुलम जितना लंबा होगा ये उतना ही ज्यादा नुकसान भी करेगी। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए और इन तरंगों की विशेषताएं भी आपसे अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, इनके फीचर देके आप पूछ सकते हैं कि किसके क्या फीचर्स हैं। अब आते हैं हम लोग भूकंप आने से पहले। ठीक है, एक दो गैसें रिलीज होती हैं तेल के कुओं से, उन गैसों का क्या नाम है? आपने नोटिस किया है, लोग कहते हैं भूकंप आने के पहले जानवरों का बिहेव बदल जाता है, उनके बिहेव में ऐसा क्या होता है? वो तो यार पढ़े लिखे भी नहीं होते, फिर कैसे लगता है ना? पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके लिए कोई स्कूल भी नहीं खुला है अभी तक, तो मेरी जानकारी में क्या होता है ऐसा? क्या? चलो बताऊंगा, उस पर आऊंगा मैं। रेडॉन गैस होती है, ये तेल के कुओं से निकलती है और ये भूकंप आने से पहले निकलती, लेकिन ये तरंगे हमें, हाँ, तो ये इंडिकेट नहीं, तेल के कुएं खुद के तेल तो निकल रहा है, ठीक है, लेकिन उसी में से अचानक जब रेडॉन गैस निकली वो इंडिकेशन में भूकंप आने वाला है, लेकिन वो आपको इतना समय नहीं देती कि आप बचाव कर पाओ। जैसे मान लो निकलने 30 सेकंड के अंदर आ गया तो क्या कर पाओगे? ठीक है, तो इसलिए ये इतने इफेक्टिव कारगर नहीं है। ठीक है, अब आते हम लोग भूकंपों को
गहराई के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, भूकंप को गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भूकंप जो होते हैं गहराई के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कई जगह आपको 4 भी मिलेगा, वो हमारे काम का ज्यादा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला होता है शैलो डेप्थ, यानी छिछले गहराई वाले। ठीक है, ये बस 0 से 70 किलोमीटर तक होते हैं, कई बार तो ये 10 किलोमीटर से अंदर के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम दे रखा है 0 से 70 किलोमीटर। अब जो भूकंप बहुत पास से आएगा वो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऊर्जा अधिक होगी। हाँ 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 हाँ, ये सरफेस से गहराई की ओर बढ़ रहे हैं ना हम। ठीक है, वो तो बोलने का मतलब ये है, अगर आपसे फोन पे किसी की लड़ाई हो जाए, वो रहता है चेन्नई में या मुंबई में, आते आते उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अरे भाई हो गया ठीक है आओ पार्टी करते हैं, हो गया खत्म। और वो तुरंत हो जाए तो हाथापाई हो जाती है। समझो इसी को सेंस है ना। तो वही जो जितना पास है वो उतना एग्रेसिव है, उसके अंदर ऊर्जा उतनी अधिक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो लगभग 93% से ज्यादा वो छिछले होते हैं, कम गहराई वाले होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है आप लोग का होता है इंटरमीडिएट, यानी मध्यम गहराई। ये होते हैं 70 से 300 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस 4 से 5% आते हैं। ठीक है, अरे भाई ये बताओ, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, ये 0 ही मान हुआ ना, 70 किलोमीटर तक ये हो गया, 70 से 300 ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, इस तो वो मतलब नहीं है, भूकंप जब आएगा ये गहराई से मतलब नहीं है, यहां पर अधिक आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी इंटेंसिटी कम हो, ठीक है, उनमें से कुछ बहुत ज्यादा हो। भूकंप को पास से मतलब नहीं है, इनके अंदर ऊर्जा कितनी ज्यादा है। हो सकता है यहां पे इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, दुश्मनी बहुत पुरानी हो कि नहीं बर्दाश्त करेंगे, सामने देख लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें, और ये बहुत पास है, ये बार बार आते हैं, जरूरी नहीं कि विनाशकारी हो। ठीक है, ये है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करिए, कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी की बात नहीं करी, यहाँ नुकसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज्यादा आते हैं। हो सकता है इनमें 10 आए, 10 में से एक ही विनाशकारी हो, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, 4 में से 2 विनाशकारी हो, तो ज्यादा परसेंट इसका हुआ ना। अच्छा, वो कहने के सेंस है। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट हो गया, ये हार्डली 4 से 5% आते हैं। ठीक है, अगले होते हैं डीप अर्थक्वेक। हाँ, इनकी गहराई होती है 300 से 700 किलोमीटर। अभी मैं आऊंगा उस पर, भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं, रिएक्टर स्केल, सब बात करेंगे। जी हम एक एक स्टेप पे चल रहे हैं ना उसको। ठीक है, तो ये हो गए सबसे, ये हार्डली 1 से 2% आते हैं।
ठीक है, बाकी बचे हुए इससे ज्यादा वाले होते हैं। ठीक है, ये भूकंप हो गया इसमें। चलो कुछ लिख लो, देखिए अब सब सर बोलते रहे, लिखवाए कुछ नहीं, लिख लो। पहले आप ऐसे बनाएंगे फिगर के साथ, ये बने पहले ये बनाओ। ये मत बनाना, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अलग से बना रखे है। ये खाली बना लो, ये समझ में आएगा आपको। आंखों ने इतना अनुभव दे दिया है कि समझ जाते हैं कौन पढ़ने वाला बच्चा कौन नहीं है। मैंने जान बोला था कि हाँ जाओ पढ़ो, बार उधर देख रहा है, वो यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है। मुझे पहली बार यहाँ आना पड़ा है ना, तो मुझे लगा कि नहीं अब ये चीज कल्चर यहाँ बंद हो गया होगा, लेकिन कल्चर अभी भी यहाँ पे चल रहा है। दिल्ली में का कल्चर नहीं है भाई, अपनी क्वालिटी काम करो, अपने भाई बढ़ो, मतलब नहीं है। हाँ है? क्या नहीं, डेमो दिक्कत नहीं है, वो डेमो तो नहीं लिया उसने ना, पास में वो स्टूडेंट नहीं था ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, वो स्टूडेंट नहीं था ना वो। डेमो वाला बच्चा है? बैठता है भाई, 2.5 घंटे बैठता ना वो केवल देखने आता है कि क्लास कैसी है इनकी, तरीका कैसा है इनका, इंफ्रा कैसा है इनका है, ये सब चीज देखने आते हैं। अब इस टाइप की कोचिंग कल्चर इलाहाबादी कोचिंग के अंदर नहीं है ज्यादातर, जो दिल्ली वाली आई हैं सब वो कल्चर लेके आई यहाँ पे। ऐसे क्लासरूम मुझे नहीं देता कि प्रयागराज में किसी के थे पहले, अब ये 1-2 साल जो कोचिंग आई है दिल्ली से वो लेके आए हैं। कैमरे किसी क्लास में थे, मुझे तो नहीं लगता किसी क्लास में रहेंगे से। हाँ नहीं, मतलब जो दिल्ली से कोचिंग है वो एक कल्चर लेके आई हैं। ठीक है। अरे दूरमंजा अच्छे पोडियम नहीं हुआ करते थे। हो गया, हम बना लेंगे। हो गया, लिखो पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। when the lithospheric plate when the lithospheric plate comma the surface of the when the lithospheric plate move comma the surface of the earth vibrate, the surface of the earth vibrate, full stop, the vibration can travel all around the earth these vibration are called earthquake। हिंदी में लिखेंगे, जब स्थल मंडल की प्लेटें पृथ्वी की सतह पर जब स्थल मंडल की प्लेटें पृथ्वी की सतह पर परिभ्रमण करती हैं तब इनसे कंपन उत्पन्न होता है।
यह कंपन पृथ्वी पर सभी दिशाओं में, यह कंपन पृथ्वी पर सभी दिशाओं में होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे, these movement result in the release of energy along a fault and cause the earth shake मतलब कंपनी होता है, हिलना, SHAKE शेक। हिंदी में लिखेंगे, प्लेटों का यानी स्थल मंडल का परिभ्रमण, स्थल मंडल के परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप दरारों के माध्यम से, दरारों या भ्रंशों के माध्यम से ऊर्जा निर्गत होती है। अब आप इस फिगर बना लीजिए, इसको यहां पर एक चीज देख लेंगे हम लोग। देखो होता क्या है इसमें, जैसे कोई तालाब होता है, आपने देखा होगा, ये तालाब हो गया, आपने कंकड़ फेंका तो लहरें आगे बढ़ती, ध्यान दिया आपने। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जब भूकंप आता है तो ऊर्जा जो सबसे पहले निकलती है पी वेव के रूप में निकलती है, फिर पी अपनी लिक्विड तक, तो पी हो गया, फिर एनर्जी ट्रांसफर हुई एस को, सरफेस चली गई एल, क्योंकि एल सरफेस रहती नहीं है, तो इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है। एल का ही पार्ट है आर। ठीक है, ये तरह होते हैं। प्लेट लो, सारी रामायण निकल गई, मुझे सीता कौन थी? यही तो बताया, लिथोस्फेरिक प्लेट, स्थल मंडल की, यही तो ये प्लेट थी ना, ये शुरुआती मैंने इस पे की है, इसी बोलते हैं प्लेट, स्थल मंडल। जो ये ठोस पार्ट है ना, ये तरल पार्ट है, इसी पे नाव वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो ये जो ये पार्ट है पूरा ना, क्रस्ट और अपर मेंटल, इसी को मिला बनती है लिथोस्फेयर, और इसी को प्लेट बोलते हैं। ठीक है, बोला दूं वाला फिगर हो गया, फिगर हो गया, लिखो इंग्लिश से पहले, द पॉइंट विद इन, लिखो पॉइंट, लिखो इंग्लिश में POI, हाँ, पॉइंट, द पॉइंट विद इन अर्थ
द पॉइंट विद इन अर्थ कॉमा वेयर अर्थक्वेक originate is called focus पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या केंद्र कहते हैं। दिस इज अ पॉइंट इन द क्रस्ट, दिस इज अ पॉइंट इन द क्रस्ट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। यह पृथ्वी के अंदर वह स्थान होता है, जहां से गति आरंभ होती है या संचरण आरंभ होता है। ये फोकस को ही हाइपोसेंटर बोलते हैं, चाहे यहां पे फोकस लिखा है ना, ऑब्लिक करके हाइपोसेंटर कर लो, ठीक है। हिंदी बोल दी मैंने इसकी ना, जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे इंग्लिश में, द पॉइंट डायरेक्टली above the focus on the surface is epicenter। फोकस के लंबवत यानी केंद्र के लंबवत पृथ्वी की सतह पर भूकंप के बिंदु को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, greatest damage is usually closed to the epicenter and strength of earthquake decrease away from the center। भूकंप के समय सर्वाधिक विनाश अधिकेंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है, तथा अधिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता घटती जाती है। अगला लिखेंगे, आइसोसिस्मिक लाइन। नाम जानते हैं इसके बारे में? आइसोसिस्मिक लाइन, इसको ऐसे लिखेंगे, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, ये हिंदी नहीं करेंगे इसकी। आइसोसिस्मिक लाइन
चाहे हिंदी में लिखो आइसोसिस्मिक, यही लिखो। ये क्या होता है? एक होता है होमोसिस्मिक लाइन, दो चीज होती है, आइसोसिस्मिक, होमोसिस्मिक। क्या फर्क होता है दोनों में? भावनाओं से नहीं चलेगा कोई काम, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो भूकंप आया, ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है या 3 है, यहां पर भी 6.3 तीव्रता से, यहां भी 6.3, यहां भी 6.3। समान तीव्रता वाले भूकंपों को, समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मिक लाइन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे होमोसिस्मिक क्या होता है। अब यहां पर एक बिंदु है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। यहां पर भूकंप आया 4 PM पे, यहां भी 4 PM पे, यहां भी 4 PM पे, यानी एक ही समय पर आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मिक बोलते हैं। रुको पहले लिखो, उसके बनाना फिगर। लिखो आइसोसिस्मिक लाइन, isosismic line is a line, isosismic line is a line joining the point on the earth surface, on the earth surface where earthquake depth, joining the point on the earth क्या लिखा, earthquake लिखा ना, अर्थ, हाँ, अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक डेप्थ और मैग्नीट्यूड इज द सेम। हिंदी लिखेंगे आइसोसिस्मिक रेखा, आइसोसिस्मिक रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर समान तीव्रता वाले, पृथ्वी की सतह पर समान तीव्रता वाले भूकंप रेखा को मिलाती है, समान तीव्रता वाले भूकंप रेखा को मिलाती है। अब ये फिगर बना लेंगे ताकि याद रहे। आगे लिखेंगे, हाँ बना लो, फिगर बना लो आराम से। अच्छा, तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, घर पे जाके जब आप लोग पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ मिल रहा है कि जिसमें नहीं पढ़ा सर, या छूट रहा है कुछ ऐसा? नहीं, वो मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा उसमें कुछ फंस रहा है, इसलिए पूछा था। मैंने कह रहा क्या है? हाँ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि देखो, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे चाहिए। मैं जीवन में हमेशा मान चलता हूँ कि मुझे भी सीखना है और मैं पर डे सीखता हूँ। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बुक पढ़े, कुछ भी पढ़ें, क्या इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है या कुछ ऐसा? इसके लिए पढ़िए, ठीक है। मैं जब तक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ ज्योग्राफी जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, किसी भी लेवल पे हो, वो आपका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। होमोसिस्मिक लाइन लिखो, इसमें होगा होमोसिस्मिक लाइन इज द लाइन एट the earth surface connecting earth surface connecting point wherein the seismic wave arrive on the same time। होमोसिस्मिक रेखा
सेम टाइम। ठीक है, होमोसिस्मिक रेखा पृथ्वी की सतह पर उन बिंदुओं को मिलाती है, पृथ्वी की सतह पर उन बिंदुओं को मिलाती है जो समान समय पर आने वाले भूकंपों को जोड़ती है, जो समान समय पर या एक ही समय पर आने वाले भूकंपों को जोड़ती है, भूकंपीय रेखा को जोड़ती है।